बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट अकील अहमद और आप देख रहे हैं पाक टैक्स लॉयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक सैलरी पर्सन की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। उसमें हम 2 से 3 एंट्रीज़ आपको और बताएंगे जो मोस्टली लोगों को फेस करना पड़ती है, उनको मसला होता है। ज़्यादातर जो टीचर हजरात हैं उनको मसला होता है क्योंकि वो जो होती हैं वो इन्विजिलेटर की ज़िम्मेदारियां भी निभाते हैं और पेपर चेकिंग भी करते हैं, तो फिर उनको उन सर्विसेज के बदले पैसे मिलते हैं। तो फिर वो सिस्टम FBR का खुद उनकी जो पेमेंट्स होती हैं वो उठाता है, लेकिन वो एंट्रीज बाद में कहाँ करनी होती हैं वो उनको पता नहीं चलता, तो उनकी रिटर्न फिर सबमिट नहीं होती। और भी जो सैलरीड पर्सन है वो इसके अलावा कोई सर्विसेज देते हैं, तो उनके लिए भी आज की जो हमारी रिटर्न है वो है। तो सबसे पहले चलते हैं IRS पोर्टल पर, IRS 2.0। इसके बाद हमारे पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, हम इसे यहाँ से क्रॉस कर देंगे। देन थोड़ा सा मैं आपको जो है इसमें NTN का ब्रीफ सा आइडिया दे देता हूँ। हमारी बाकी वीडियो में NTN बनाने का कंप्लीट जो है वो प्रोसेस मौजूद है। हम जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर। उसके बाद हमारे पास जब ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले हमने यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है। आप मिस्टर हैं, मिसिज़ हैं, मिस हैं या डॉक्टर हैं। मिसिज़ और मिस में फ़र्क ही है, जो शादीशुदा ख़तून है वो मिसिज़ लिखेंगी और जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई तो वो मिस लिखेंगी। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो अगर आपके 2 नाम है, जैसे मेरा नाम अकील अहमद है तो आप फर्स्ट में अकील लिखेंगे और लास्ट में अहमद लिख देंगे। अगर आप जैसे मोहम्मद अकील अहमद है तो आप मोहम्मद फर्स्ट नेम, मिडिल में अकील और लास्ट पे अहमद लिख देंगे। फिर आपने सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है। अभी आपका जो नेटवर्क है वो मोबिलिंग, टेलनर कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने अपना सेल नंबर ऐड करना है। सेल नंबर ऐड करने से पहले अपना 0092 लाजमी लिखना है। उसके बाद फिर आपने अपना नंबर लिखना है, फिर उसे कंफर्म करना है। उसके बाद आपने अपनी जो ईमेल है वो लिखनी है और इस ईमेल को कंफर्म करना है। सेल नंबर और ईमेल आपने वो देनी है जो आपके एक्टिव हों और आपके CNIC पर रजिस्टर्ड हों, ताकि उस पर आपको जब ये आप इसको रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको सबसे पहले उस पर OTPs आएंगे। उसके बाद आपको जो होगा आपका फाइनल पासवर्ड आएगा और साथ एक पिन कोड होगा। उसके बाद आपने एड्रेस इन्फॉर्मेशन पर आ जाना है। सबसे पहले आपने टाइप में सेलेक्ट करना है कि जो आपकी रहायश है वो किस तर्ज की है। वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, एजुकेशनल है, हेल्थ प्रॉपर्टी है। तो आपकी रेजिडेंशियल होगी, आपने रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद उसकी फार्म कौन सी है, वो अपार्टमेंट है, बंगलो है, कैंप है, वो कंपार्टमेंट है, कॉटेज है, घर है, तो आपने उसको घर सेलेक्ट कर देना है। मेजरमेंट यूनिट में आपने लिखना है कि उसकी जो मेजरमेंट है वो किस शेप में है, कनाल में है, मरले में है, स्क्वायर मीटर में है, यार्ड में, तो आपने वो सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपने उसका टोटल एरिया लिखना है। और फिर यहाँ पे यूनिट नंबर जो लिखा हुआ है, मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन होती है यूनिट नंबर क्या लिखें। तो जो आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करके यूनिट नंबर, कम्प्लेक्स, स्ट्रीट और एरिया लोकेलिटी में लिख देना है। उसके बाद आपकी जो तहसील है वो आपने सिटी पर आगे यहाँ से सर्च करनी है। जैसे लाहौर लिख देंगे, लाहौर सर्च करेंगे तो लाहौर की सारी जो तहसीलें हैं वो आ जाएंगी डिस्ट्रिक्ट के साथ। यहाँ से आप कोई सी भी सिलेक्ट कर देंगे तो वो सिटी भी उठा लेगा और डिस्ट्रिक्ट भी उठा लेगा। फिर आपने कैपेसिटी बतानी है, आप वहाँ पे किराएदार हैं, आपने लीज़ पे ली हुई है या क्या, अगर ऑनर है तो आपने सेलेक्ट कर देना और कितने % के ऑनर है आपने वो लिख देना है। उसके बाद आपने एक कैप्चा फिल करना है। उसके बाद अगर आप सबमिट करेंगे तो आपके नंबर पर और मेल पर OTPs जाएंगे, वो आपने लिखना है। देन सबमिट करने के बाद आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका बेसिकली CNIC नंबर ही होता है और आपको पासवर्ड आएगा और एक पिन आएगा। तो यहाँ से हम वापस चलेंगे बैक टू लॉगिन पर। यहाँ जो हमने NTN का पहले बनाया हुआ हम उनकी इन्फॉर्मेशन पुट कर लेंगे। यहाँ पे लॉगिन इन्फॉर्मेशन डाल लेने के बाद आपने ये लॉगिन क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने जो रिटर्न फाइल करनी है उसके आप 2 जगह से कर सकते हैं। तो या तो डिक्लेरेशन में जाकर कर सकते हैं या आप ये नॉर्मल रिटर्न में करेंगे। अगर आप डिक्लेरेशन में भी जाएंगे तो आपने नॉर्मल जो रिटर्न है वो ही सिलेक्ट करनी है, क्योंकि इसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इंडिविजुअल के भी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के भी और कंपनी के भी। तो जो FBR का नया सिस्टम अपडेट हुआ है, जो नया इसका ये इंटरफेस आया है, इन्होंने यहाँ पे भी ऑप्शन दे दिया, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना है। इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कब हमने कौन सी रिटर्न जमा करवानी है और कौन सा चलान जमा करवाना है। तो इस हवाले से मैंने आपको एक चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ, उसके आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने जो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई से 30 जून तक, उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो पहला है वो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जब आपका एक टैक्स ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद FBR 3 माह आपको देता है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक कि आप अपनी जो रिटर्न है वो फाइल कर लें।
तो जो आपका पिछला पूरा फाइनेंशियल ईयर गुजरा उसमें आप अपने गोशवारे जमा करवा दें, कंप्लीट डिटेल जो आपने कमाया, स्पेंड किया, जो आपने एसेट्स बनाए वो वाले। तो जो बंदा 1 जुलाई से 30 सितंबर के अंदर टैक्स रिटर्न्स फाइल करेगा वो 2 टैक्स रिटर्न्स फाइल करेगा और 1 चालान भेजेगा। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक बंदा फाइलर बन रहा होगा, उसने 30 जून 2023 को उसका टैक्स ईयर कंप्लीट होगा, तो वो 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक टैक्स फाइलर बनता है। तो वो 2022 की रिटर्न भी जमा करवाएगा और 2023 जो क्लोज हो चुका है उसकी भी रिटर्न जमा करवाएगा, और जो चालान होगा वो 2022 का जमा करवाएगा। क्योंकि जो टैक्स ईयर 2023 का चालान होगा वो मार्च में आके अनलॉक वो होता है। उसके बाद अगर कोई बंदा 1 अक्टूबर से 28 फरवरी के दरमियान जो होता है वो फाइलर होता है, तो वो 2 टैक्स रिटर्न्स करेगा, 2022 की और 2023 की। ये आपको एग्जांपल के हिसाब से दे रहा हूँ। आपने जब आप ये वीडियो मेरी देख रहे होंगे उस हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो जो बंदा 1 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी तक फाइलर बन रहा होगा तो वो 2 टैक्स रिटर्न जमा करवाएगा और 2 ही चालान जमा करवाएगा। 2 चालान इसलिए जमा करवाएगा क्योंकि 2023 में जो मार्च होगी, मार्च में आकर उसका दोबारा स्टेटस इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो 1 जुलाई 30 सितंबर के बाद फाइलर बन रहा है, जो कि ये उसको फिर फाइन पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है तीसरा पीरियड। जो बंदा 1 मार्च से लेकर 30 जून फाइलर होगा वो 1 साल की ही टैक्स रिटर्न करेगा और 1 ही चालान जमा करवाएगा। उसकी एग्जांपल भी मैंने दे दी। अगर कोई बंदा 1 मार्च 2023 के बाद जो अभी वाला पीरियड चल रहा है जिसमें मैं ये वीडियो आपको बना के दिखा रहा हूँ, उसमें कोई बंदा फाइलर बनता है तो वो 1 ही 2023 की रिटर्न फाइल करेगा और 2023 का ही चालान जमा करवाएगा। तो वापस अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं। यहाँ पे आपने लिख लेना है क्योंकि अभी जो रिटर्न फाइल हो रही है वो 2023 की हो रही है। 2023 आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप कंटिन्यू कर लेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये समटाइम्स एरर आ जाते होते हैं, एफबीआर की तरफ से आपने इन्हें इग्नोर कर देना है। तो ये आज हम सैलरी पर्सन की रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होगा पे वेजेस का वाला ऑप्शन होगा। आपने यहाँ पर आकर उनकी जो सैलरी है वो इंटर कर देनी है। आपने उनकी सैलरी स्लिप से काउंट कर लेना है। इस सैलरी पेस्ट करके कैलकुलेट कर देंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, जो बात मैंने आपसे की थी कि जो आप सर्विसेज देते हो उस हवाले से एफबीआर जो होता है वो एंट्रीज उठा लेता है। तो आपको वो ये कहता है भी एंट्रीज आप बिज़नेस में भी ऐड करें क्योंकि ये आपका बिज़नेस होता है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से एंट्री उन्होंने की होगी और आपने कहाँ एंट्री करनी है। तो सबसे पहले टैक्स चार्जेबल पर जाएंगे हम, वहाँ से जाएंगे फाइनल टैक्स में। ये देखें इन्होंने यहाँ पर ये जो है पेमेंट फॉर सर्विसेज अंडर सेक्शन 1531B 10% पे एंट्रीज अपनी की हुई है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने जो इसकी एंट्री जो एरर आ रहा होता है उसको आपने कैसे क्लियर करना है, आपने आना है यहाँ पर अदर्स में, आपने इसकी एंट्री करनी है यहाँ पर, फिर इसको आपने दोबारा पेस्ट करना है इस हेड में। तो आपने कैलकुलेट कर देना है। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे सिस्टम इसको उठा लेगा। तो आपने वापस सैलरी में जाना, आपकी ये सैलरी भी उठा लेगा। जो आपका एरर है वो ख़त्म हो गया और यहाँ पर भी सिस्टम इसको उठा लेगा। तो आपने फिर अपनी वापस सैलरी वाले हेड में आना है। आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आना है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पर। तो ये जो है आपकी इनकम जो है वो नॉर्मल टैक्स है, तो आपने इसको यहाँ पर पेस्ट करके कैलकुलेट कर देना है। और जो आपकी सर्विसेज की पेमेंट्स हैं वो आपने फाइनल टैक्स में जाके इनको यहाँ से कॉपी कर लेना है। और चूँकि ये एंट्रीज होती हैं ये फाइनल टैक्स में होती हैं, तो आपने नेट एसेट्स ऑफ रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आकर इसको आपके पास ही आ रहा होगा रिटर्न ऑफ आर दी सब्जेक्ट टू फाइनल फिक्स टैक्स। तो आपने इसकी एंट्री यहाँ पे करके इसको कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद जो आपने बिज़नेस में यहाँ पर एंट्रीज की थी, तो जब भी आप बिज़नेस में एंट्री करेंगे तो आपको अपने एसेट्स जो हैं वो आपको अपने बिज़नेस कैपिटल रखने पड़ते हैं। तो बेसिकली इनका कोई बिज़नेस कैपिटल नहीं है, तो आपने यहाँ पे ज़ीरो कर देना है। ये उनके लिए है जो सैलरी के साथ अपनी सर्विसेज देते हैं। यहाँ से आप इसे कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप वेल्थ स्टेटमेंट पर वापस आएंगे। उसके बाद आपने पर्सनल एक्सपेंसेस में आ जाना है। आगे इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो ऐड करने हैं। एक्सपेंसेस की आपने एक सेंस भी बनानी है कि आप मोस्टली जो लोग करते हैं वो आकर यहाँ पे सारी जो अखराजात होते हैं उसकी एंट्री यहाँ पर कर देते हैं, जो कि गलत होता है। आपकी एफडीआर जो है आपको
हर तरह की जो आपके एक्सपेंसेस है उसका हेड देता है। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के जो उनके आप पूरे साल में उनको बिल आए हैं वो आपने काउंट करके वो ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लेना है। हर एंट्री के बाद आपने कैलकुलेट लाजमी करना है, तभी वो यहाँ पर उठाएगा। उसके बाद पानी का बिल जो होता है वो मोस्टली 2 माह या 3 माह बाद आता होता है। उसके बाद जो गैस का बिल है आपने उसकी एंट्री कर लेनी है। टेलीफोन का बिल अगर आपने वो इंटरनेट कनेक्शन लगवाया हुआ है तो आपने उसकी जो है वो एंट्री करनी है, जितना आपका बिल बनता है उसका ईयरली आपने एंट्रीज करनी सारी है। अगर उस पूरे ईयर में आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया तो उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी फीसेस वगैरह जो जा रही हैं आप उसकी भी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद क्लब वगैरह अगर आपने कोई जिम वगैरह ज्वाइन की है उसकी मंथली फ़ीस होती है, आपने उसको जितनी भी 1 साल की बनती है वो काउंट करके लिख देना अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है। फंक्शन गैदरिंग्स अगर आपने फैमिली के फंक्शंस वगैरह अटेंड किए हैं तो अगर वहाँ पे आपके जो अखराजात हुए हैं आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपके किसी बच्चे की शादी हुई है तो वो भी एक्सपेंसेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने उसके बाद कोई डोनेशन ज़कात वगैरह दिए तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने एंट्रीज़ करनी है जो बाकी आपके डेली बेसिस के अखराजात हैं, जो सब्जियाँ वगैरह आती हैं उनकी एंट्रीज़ आपने यहाँ पर करनी है। उसके बाद आपने आ जाना है वापस या इस पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पर। यहाँ पे आपको ये न्यू इंटरफेस जो ओपन होता है वो ऑप्शन देता है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई आपने परचेज़ की एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेड आई है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। इनकी एक प्रॉपर्टी है जो इन्हें इनहेरिटेड आई है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले आप उसका एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद आपने यहाँ कंटेंट्स पे क्लिक करना है तो आपसे पूछेगा कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, हाउस है, फ्लैट है, प्लॉट है, उसका एरिया कितना है और सिटी कौन सी है। तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है रेजिडेंशियल। अगर कमर्शियल है तो आपने वो कर लेना है। उसके बाद ये हाउस है तो आपने हाउस लिखना है। उसके बाद इसकी आपने मेजरमेंट लिख देनी है। उसके बाद आपने जो सिटी है वो लिख देना है। उसके बाद अगर ये आपने परचेज़ किया तो आप इसकी वैल्यू लिखेंगे और अगर आपको ये इनहेरिटेड है या गिफ्ट मिला तो आप आगे इसके वो मेंशन कर देंगे। ये इनको इनहेरिटेड आई है तो ये मेंशन करके यहाँ से कर देंगे सबमिट। और अगर आपने परचेज़ की होगी तो यहाँ पे जब आपने परचेज़ की थी जितनी वैल्यू थी वो लिखेंगे। अगर आपको इनहेरिटेड या गिफ्ट आई है तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी। तो यहाँ पे आपने 0 लिख के कैलकुलेट कर देना। उसके बाद बिज़नेस कैपिटल हम सैलरी रिटर्न कर रहे हैं, इनका बिज़नेस कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। इक्विपमेंट नॉन बिज़नेस अगर आपके पास कोई चीज़ें हैं गांव वगैरह में होती हैं तो वो भी लिख सकते हैं। उसके अलावा भी कोई हैं तो वो लिख सकते हैं। एनिमल अगर आपने पेट्स वगैरह रखे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट नॉन बिज़नेस बॉन्ड वगैरह आपने कोई भी सर्टिफिकेट्स इन्वेस्टमेंट लिया है उसकी एंट्री करनी है तो आप यहाँ पर करेंगे। आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट इंटर करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप IBAN नंबर जो पूरा था वो भी लिख सकते हैं और खाली अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं। अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपने कंटेंट्स पर आ जाना। आपसे पूछेगा ये अकाउंट है, बॉन्ड है, सर्टिफिकेट क्या है, तो ये अकाउंट है। उसकी टाइप पूछेगा, आपने टाइप लिख देनी है करंट है या सेविंग है। उसके बाद जो है वो आपने लिख देना है कौन सा बैंक है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। और आपने जब फिजिकल ईयर क्लोज होता है 30 जून को, आप में जो आपकी जून के महीने में लास्ट कोई भी एंट्री होगी तो उसका जो बैलेंस होगा उस दिन का वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पे आप उसको कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी या बाइक वगैरह है तो उसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। प्रीशियस पोजेशन में मोस्टली जो गोल्ड आता है वो अगर आपके पास है तो वो आपने लिखना है। यहाँ पे आप लिख देना है जी गोल्ड। कंटेंट्स पूछेगा आपके पास कितना है तो आप लिखेंगे जिनके पास जितना है ये उतना लिख देंगे। और अगर आपने वो परचेज़ किया तो आप उसकी वैल्यू लिखेंगे। अगर आपको वो शादी के वक्त मिला, अगर ख़तून है तो बेसिकली गोल्ड जो होता है वो औरत की मलकियत ही होती है। अगर वो शादी के वक्त आपको मिला तो यहाँ पे सिंस मैरिज लिख देंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। क्योंकि ये आपको जो होता है वो शादी के वक्त गिफ्ट ही मिलता है तो उसकी वैल्यू भी गिफ्ट की 0 ही होती है। अगर आपने परचेज़ किया हो तो आपने वो लिख देना है। उसके बाद हाउस होल्ड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। जो भी आपकी घरेलू चीज़ें होती हैं, आपका फर्नीचर वगैरह, आप उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं।
उसके बाद पर्सनल आइटम्स जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, अगर वो आपके पास हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो होता है कैश नॉन बिजनेस, आपके पास कितना कैश है, अगर आपके घर में कितना कैश पड़ा हो आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद आप रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पर आ जाएंगे, और जब तक ये जो वैल्यू अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है ये ज़ीरो नहीं होगी तो आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। और इसको ज़ीरो करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप गलत एंट्रीज कर दें। तो ये इनकी जो है अखराजात 3,06,000 रुपये बनते हैं, और इनकी जो इनकम थी इस साल वो 6 लाख थी। तो जो ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में प्लस में 3,83,763 रुपये आ रहे हैं, तो इनके जो हैं वो नेट एसेट प्रीवियस ईयर भी थे इनके पास, क्योंकि ये शादीशुदा ख़तून है। तो आपने यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना और कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद आपके पास ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो गई है। यहाँ से आपने इसको सेव करना है। यहाँ से आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपने इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि आपने जो आपकी सर्विसेज की अमाउंट है वो फाइनल टैक्स में भी आई है, तो उसकी एंट्री आपने बिज़नेस में भी की है। जब बिज़नेस की कॉपी आप रिटर्न फाइल करते हैं, एंट्री करते हैं, तो उसके बाद आपको एट्रीब्यूट में यहाँ पे आपको कुछ भी सिलेक्ट करना पड़ता है, कोई भी बिज़नेस। तो आप एट्रीब्यूट पर आएंगे। एट्रीब्यूट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने बिज़नेस सेक्टर 1 यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी काम होगा वो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। इन्होंने जो है वो सर्विस प्रोवाइड की हैं, तो हम यहाँ से इनकी सर्विसेज ही लिखेंगे जो एंट्रीज इनकी बिज़नेस में हुई हैं। जो भी आपकी रेलिवेंट है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये अदर सर्विसेज आ गए, हम ये सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपने जो है वो वापस डाटा पर जाना है, और एक दफ़ा जो है अपनी जो सारे रिटर्न आपने तैयार की है उसको एक दफ़ा आपने वेरीफाई कर लेना है, चेक कर लेना है कि आपने एंट्रीज जो हैं वो आया तो गलत तो नहीं कर दी। उसके बाद आपने कंप्यूटेशन में चेक कर लेना है आपका कोई टैक्स तो नहीं बन रहा। यहाँ पे इनका रिफंडेबल टैक्स बन रहा है। फाइनल टैक्स में भी एंट्री आपकी प्रॉपर होगी। और उसके बाद आपने वेल्थ स्टेटमेंट को भी एक दफ़ा चेक कर लेना है, तो एंट्री आपकी रह ना गई हो। आपने इसको वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर जो है आपने सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपने इसको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपसे ये इंटर 4 डिजिट पिन आपसे डिमांड करेगा, वो वाला पिन जो आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त FBR ने भेजा था। अगर आपसे बाय डिफ़ॉल्ट वो गुम भी हो जाए तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपने इस टैब पर जाकर क्लिक करना है, तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। प्रोफाइल चेंज, पासवर्ड चेंज पिन, आपने चेंज पिन पर क्लिक कर देना है और अपना न्यू जो पिन है आपने जनरेट कर लेना है, उसको कंफर्म कर देना है, फिर ओके करना है। उसके बाद आपने इंटर 4 डिजिट पिन जो है वो अपना यहाँ पर लिखकर इसको सबमिट कर देना है। तो आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो गई है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं किसी ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।